नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूँ राम रघुवंशी और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्लासेस को। दोस्तों, आज हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम न्यूक्लियर ट्रीटी पर बातचीत करेंगे। ऑलरेडी हम पिछली कक्षा में इसके बारे में काफ़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद वाली क्लास जो है वो डिफेंस से रिलेटेड होगी जिसमें हम डीआरडीओ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कुछ क्लासेस थी वो इसरो के बारे में थी, उसके बाद जो क्लासेस रही वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड थी, और दोस्तों अब जो आने वाली क्लासेस रहेंगी वो डीआरडीओ के बारे में रहेंगी। लेकिन अभी की जो आज की जो क्लास है यह न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो संधि और समझौते इंटरनेशनली चल रहे हैं उसकी क्लास है, मतलब ये पार्ट 2 है। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन आपको करवाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने ये बातचीत की थी भाई कि परमाणु ऊर्जा जो है वो बड़ी ही ये कह लो आपकी बारूद के ढेर के समान है। इससे अगर हम एनर्जी बनाएंगे तो हम बड़े पैमाने पर लोगों की भलाई कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर जो एनर्जी से रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा है हमारा, वो उसको हम दूर कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में बिजली बना सकते हैं और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस ऊर्जा का गलत उपयोग किया गया तो इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है और ये परमाणु बम पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और इसीलिए सभी देशों ने मिलकर, ताकि भविष्य में शांति बनी रहे, कुछ संधि और समझौते किए। दोस्तों, ग्लोबली अगर हम बात करें तो संस्था है संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन 1945 से ही पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, वही संस्था अलग अलग प्रकार की संधि जो है वो लाती है और देश उसमें सिग्नेचर कर कर इस परमाणु ऊर्जा के अच्छे उपयोग का वादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली जो संधि हमने डिस्कस की थी उसका नाम था एनपीटी, मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि यह 5 मार्च 1970 को हुई थी। और इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना और परमाणु के निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों, जिस समय यह संधि हुई थी ना, उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, 5 देश ऐसे थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी। दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए, मैं यहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको ये संधि इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक रिकॉल आपको हो जाए। इसके बाद दोस्तों, दूसरी जो ट्रीटी हमने पढ़ी है उसका नाम है सीटीबीटी, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में होता है इसका मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। और यह संधि दोस्तों 1996 में हुई और इसे भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य था सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना। दोस्तों, भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं करे क्योंकि हम शुरुआत में इन संधि से बचते थे, क्योंकि अगर हम इन संधियों में हस्ताक्षर कर लेते तो हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाते, और परमाणु हथियार बनाना हमारी जरूरत थी क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो ऑलरेडी इस दिशा में काम कर चुके थे। तो शक्ति संतुलन बनाना हमारे लिए जरूरी था। दोस्तों, इसका परिणाम ये रहा कि ये संधि जो है वो प्रभावी नहीं रही। इसके बाद तीसरी जो संधि हमने पढ़ा था दोस्तों वो थी पीटीबीटी, मतलब पीटीबीटी मतलब पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दोस्तों, यह 1963 से लागू हुई और इसका क्रियान्वयन भी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। देखिए, ये केवल रिवीजन है भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी पिछली क्लास में हम 1 घंटे लगभग इस पे बातचीत कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप वो क्लास लगाए होंगे, तो आपको यहाँ पर रिकॉल हो रहा होगा। बाकी हम थोड़ी देर में हमारे उन टॉपिक्स पर जाएंगे जो कि आज के टॉपिक रहेंगे, जहां हम आराम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे और भारत जो है दोस्तों शांतिपूर्ण नीति को अपनाता भी है। अच्छा, ये जो पीटीबीटी थी, ये संधि का उद्देश्य था परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। ठीक है, लेकिन कौन कौन से परमाणु परीक्षण पर? जो हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, उन पर। दोस्तों, यह जमीन के नीचे होने वाले परमाणु परीक्षण को रोकता नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे वो जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। चलें दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 में किया, और हमारे पास परमाणु परीक्षण करने की जो रेंज है वो है पोखरण, राजस्थान में। दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी
और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइल बुद्धा, ठीक है, या आप कह लो कि बुद्ध मुस्कुराए हिंदी में इसका नाम था। और मुख्य जो वैज्ञानिक थे वो थे राजा रमन्ना, और यह परमाणु परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक ही परमाणु परीक्षण किया है, देखिए भारत जो है वो 2 परमाणु परीक्षण कर चुका है। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण भी हुआ है दोस्तों, और यह हुआ है 11 से 13 मई 1998 में, और इस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति 98। और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इस मिशन के प्रमुख थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों भारत जो है वो 2 बार परमाणु परीक्षण जो है वो अपना कर चुका है, ठीक है। लेकिन ये हम पहले की बात कर रहे थे कि पहला 1974 में हुआ, और जैसे ही 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ दोस्तों, उस दौरान एक नया ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई कृपया करके आप इसका रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि आज फिर हम आगे की बातचीत करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब आज की हमारी क्लास यहां से शुरू हो रही है, जिसमें हम पिछली क्लास की बची हुई ट्रीटीज पर बात करेंगे। देखिए यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने इसको 1-2 बार पढ़ लिया तो आपका उन क्वेश्चन पर भी कमांड बन जाएगी जिन क्वेश्चन की वजह से हमारा सिलेक्शन या तो रुक रहा था या तो नहीं होने वाला था। अब हो जाएगा। देखिए आज का हमारा पहला जो विषय है वो है अमेरिका और भारत के बीच में हुआ असैन्य परमाणु समझौता, जिसे हम कहते हैं 123 एग्रीमेंट। ये उसका नाम ही है 123 एग्रीमेंट। इसे कहा जाता है भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, मतलब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 123। कब हुआ है? 2008 में हुआ है। इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। दोस्तों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं दोस्तों, तो अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जॉर्ज बुश जूनियर। दोस्तों जॉर्ज बुश जूनियर और किसके बीच में? मनमोहन सिंह के बीच में 2008 में एक संधि और समझौता होता है भारत और अमेरिका के मध्य में, जिसका नाम रखा गया है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 123। देखिए दोस्तों इसका जो आधार है वो है अमेरिका की जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा है 123। वो एक्चुअली में ये हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो अमेरिका का एक कानून चलता है अमेरिका एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। उसकी जो 123वीं धारा है उस धारा के मुताबिक अमेरिका जो है वो भारत के साथ संधि समझौता करेगा, इसलिए हम इसको 123 कहते हैं। और ये 2008 में आया। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका ने कहा कि अगर आप हमारे साथ ये संधि कर लेते हो तो हम आपको शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग देंगे। मतलब परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए जो भी ईंधन लगता है, जो भी टेक्नोलॉजी रिएक्टर लगता है, जो भी टेक्नोलॉजी लगती है, वो सब अमेरिका भारत को उपलब्ध करवाएगा। और किस के द्वारा करवाएगा? यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के द्वारा करवाएगा। बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए अमेरिका जो है वो मदद करेगा। और दोस्तों एनएसजी जो है, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ठीक है, 2008 में उससे भारत को छूट दी गई। मतलब हमने जो भी संधि की थी उससे छूट दी गई, और इस प्रकार हमें अमेरिका जो है वो मदद करता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो देखिए अमेरिका और भारत के बीच में जो डील हुई है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। और इंडिया न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किस नाम से जाना जाता है? 123 के नाम से जाना जाता है, जो 2008 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, सॉरी, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति वो कौन थे? जॉर्ज बुश जूनियर। और इसके बीच में डील हुई। डील का प्रमुख आधार था यूएस एटॉमिक एक्ट की धारा 123, जिसके अनुसार अमेरिका भारत को शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करने के लिए सारी मदद करेगा, चाहे वो रिएक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ईंधन क्यों ना हो, सब कुछ कौन देगा? अमेरिका देगा, ठीक है। तो ये बातें थी भाई, इस एक्ट में ये सारी की सारी बातें थी, सही है। अब देखो अगले की बात करते हैं दोस्तों। जैसे हमने अमेरिका के साथ समझौता किया, बिल्कुल उसी
उसी तर्ज पर हमने फ्रांस के साथ भी समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। और इसका नाम क्या है? इंडिया फ्रांस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, और ये भी कब हुआ है? 2008 में हुआ है। दोस्तों जब हमने 1, 2, 3 एग्रीमेंट कर लिया तो फिर हमने किसके साथ समझौता किया? फ्रांस के साथ। और दोस्तों इस समझौते में यह तय हुआ कि फ्रांस की कंपनी अरेबा, फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? अरेबा, वो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी। और इस प्रकार दोस्तों फ्रांस की कंपनी अरेबा पहली कंपनी है जिसने भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद की। और मेरा सवाल सिंपल सा है, भारत में फ्रांस कौन सा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बना रहा है? जल्दी से बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, वरना आगे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पिछली क्लास में बता चुका हूं, है ना। चलो ये भी हिंट दे देता हूं कि महाराष्ट्र में फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, लेकिन किस जगह पर बना रहा है वो आप मुझे बताएंगे। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ये ऐप में देख रहे हैं भाई तो फिर आप जो है वो वहां पर जाकर मैसेज कीजिए, पर बताइए जरूर। और दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म समझौता था, मतलब फ्रांस भारत को लंबे समय तक न्यूक्लियर एनर्जी की सारी मदद करने वाला है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ईंधन हो, सब कुछ ये लोग देने वाले। ठीक है, तो जैसे हमने अमेरिका के साथ समझौता किया था, बिल्कुल वैसा ही समझौता हमने किसके साथ किया है भाई? फ्रांस के साथ भी कर लिया है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। चलें दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो भाई महाराष्ट्र के जैतपुर में, दोस्तों महाराष्ट्र के जैतपुर में जो फ्रांस की कंपनी है वो अपना प्लांट बना रही है। देखो जब मैंने पढ़ाया था तब इस तरीके का मैप बनाया था और कहा था कि दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह है जैतपुर, और जैतपुर में बन रहा है न्यूक्लियर प्लांट, और इसे कौन बना रहा है? अरेबा कंपनी बना रही। ठीक है, चलो यहां पे मैंने आपको बता भी दिया। अब दोस्तों जिस तरीके से हमने अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौता किया है, वैसा ही समझौता भारत सरकार ने रसिया के साथ भी किया है। और आप जानते हो कि रूस भारत का सबसे पुराना सहयोगी है, तो हमने रूस के साथ एक संधि समझौता किया, और जिसमें रूस की एक बड़ी ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है VVER-100, ये रूस हमें देने के लिए मान गया। रूस ने कहा कि भाई हम आपके साथ संधि समझौता कर रहे हैं, और बदले में हमें क्या देंगे? वो VVER-100 नाम की टेक्नोलॉजी देंगे, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाना आसान हो जाएगा। और दोस्तों हमारे और रूस के बीच में यह तय किया गया कि रूस भारत में 6 रिएक्टर बनाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ कुडनकुलम नाम का जो पावर प्लांट है वो बनाएगा। तो कुडनकुलम पावर प्लांट जो है कहां पर? तमिलनाडु में। वो रूस बना रहा है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और 6 रिएक्टर बनाने में रूस जो है वो क्या करेगा? हमारी मदद करेगा भाई। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम 3 चीजें देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? 2008 में हमने अमेरिका और फ्रांस के साथ संधि की। अमेरिका के साथ जो संधि की है वो कहलाती है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 123। इसे 123 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के द्वारा ये डील हुई थी, इसलिए। और इस डील में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर थे। दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते में यह तय किया गया कि अमेरिका भारत को न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के सारे संसाधन उपलब्ध करवाएगा, लेकिन केवल किसके लिए? शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। और अमेरिका भारत में 2 न्यूक्लियर प्लांट बना भी रहा है। ठीक है, फिर ऐसी ही संधि 2008 में किसके साथ की गई? फ्रांस के साथ की गई, जिसमें फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने कहा कि भाई हम आपके साथ महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, और ये कौन बना रहा है? अरेबा। इसके अलावा फ्रांस भी सारी की सारी मदद करेगा। और इसी प्रकार की डील जो है दोस्तों वो रूस और भारत के बीच में भी हुई, जहां पर रूस जो है वो कुडनकुलम में भारत के साथ जो है वो प्लांट बना रहा है। दूसरा, रूस अपनी टेक्नोलॉजी VVER-100 भारत को देगा, और साथ ही साथ 6 प्रकार के रिएक्टर बनाने में मदद करेगा। और ये समझौता कब हुआ? 2010 में हुआ, याद रखिएगा कब हुआ है? 2010 में। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्रीमेंट 2010 में हुआ है, और जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, कि भाई परमाणु रिएक्टर का निर्माण होगा, ईंधन दिया जाएगा, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा रूस के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कौन उपलब्ध कराएगा? रूस उपलब्ध करवाएगा। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों अब आगे की बातचीत करते हैं। मैं सबका रिवीजन भी आपको एक बार और करवा दूंगा, लेकिन देखिए आगे चलकर अगली जो डील हुई वो
भारत और जापान के बीच में हुई। देखिए, अब हम अलग अलग देशों के साथ इसी तरीके की डील कर रहे हैं, जैसे कि हमने अमेरिका के साथ की, फ्रांस के साथ की, रूस के साथ की। बिल्कुल उसी प्रकार की डील दोस्तों हमने आगे चल के जापान के साथ भी की है, और यह जो डील है वो 2016 में हुई है भाई। कब हुई है? 2016। दोस्तों, भारत पहला ऐसा देश है जिसने एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद है ना? हमने एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उसके बावजूद भी जापान ने हमारे साथ समझौता कर लिया। आमतौर पर जापान उन्हीं देशों के साथ समझौता करता है जिन्होंने एनपीटी में हस्ताक्षर कर लिए, लेकिन हमने एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं करे थे। इसके बावजूद भी जापान भारत के साथ ट्रीटी करता है। तो भारत पहला देश है जिसने जापान के साथ नॉन प्रोलिफेरेंस ट्रीटी ना करने के बावजूद भी समझौता किया है। और जापान के साथ ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि जापान इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, और जापान जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड भी रखता है। तो दोस्तों, हमने समझौता किया, लेकिन जापान ने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं। जापान ने भारत से क्या कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं भाई। क्या शर्तें हैं? भारत कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा इनकी मदद से। ये जो एनर्जी, ये जो हमें सहायता कर रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए दे रहे हैं, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं दे रहे। दूसरा, हमेशा भारत में नजर रखी जाएगी कि भारत इनके द्वारा दिए गए सामानों का क्या कर रहा है, और भारत केवल शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करेगा, मतलब एनर्जी बनाएगा, बिजली बिजली बनाएगा, बम नहीं बनाएगा। हमने कहा ठीक है, हम बनाना भी नहीं चाहते। और दोस्तों, इस प्रकार भारत और जापान के बीच में जो समझौता हुआ है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये थी भाई अगली संधि। तो दोस्तों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा देखना। सबसे पहले हमने देखा 2008 में दो देशों के साथ संधि होती है। पहला होता है किसके साथ? अमेरिका के साथ। और दूसरी संधि होती है दोस्तों किसके साथ? फ्रांस के साथ। उसके बाद दोस्तों 2010 में हमने संधि की है किसके साथ? रसिया के साथ। और 2016 में दोस्तों भारत किसके साथ संधि करता है? जापान के साथ संधि कर लेता है, ट्रीटी कर लेता है। और इन सभी संधि का उद्देश्य क्या है? जो अच्छे देश हैं, जो सब इस टेक्नोलॉजी में आगे हैं, उनसे रिएक्टर लेना, उनसे टेक्नोलॉजी लेना, उनसे ट्रेनिंग लेना। और चूंकि हमारे देश में यूरेनियम नहीं होता है ज्यादा, तो यूरेनियम भी हम इन देशों से ले लेते हैं ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी बना पाए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसी तरीके के अगले समझौते की अगर हम बात करें तो ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा यूरेनियम है ना। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा यूरेनियम। पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है, उस यूरेनियम का 30% यूरेनियम, 30% यूरेनियम किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास पूरे विश्व का लगभग 30% यूरेनियम है, और इस यूरेनियम में से कुछ हिस्सा अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर लिया? 2014 में समझौता कर लिया, जिसका उद्देश्य था यूरेनियम प्राप्त करना। और भाई, इस ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर हम हमारा सही तरीके से उपयोग करते हैं, है ना, तो ये हमें यूरेनियम देगा। अगर हम परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम लेने जाएंगे तो फिर हमें यूरेनियम नहीं मिलेगा। तो भाई, आखिरकार हमारी डील हो गई और हमें यूरेनियम मिल गया। मतलब 2014 में दोस्तों, 2014 में भारत ने किसके साथ डील करा है? ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कर लिया है। तो हमारी ये जो 4-5 प्रमुख संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2008 में अमेरिका और फ्रांस के साथ जो समझौता हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में रूस के साथ समझौता हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ, और 2016 में जापान के साथ समझौता हुआ। आप अगर इतना भी याद रख पाए तो आपका काम चल जाएगा। और याद रखिएगा, ये सब जो समझौते हुए हैं, ये सब जो समझौते हुए वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हुए। मतलब हम बम नहीं बना पाएंगे, हम केवल ऊर्जा बना पाएंगे। ठीक है, हमें अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा। मानव कल्याण के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी ये संधि जो है वो चलती रहेगी, और अगर हम इसका उल्लंघन करेंगे तो ये देश हमसे संपर्क तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई जो हमें देखनी थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे की हम बातचीत करते हैं, आगे की थोड़ी बातचीत करते हैं। दोस्तों, आखिरकार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो परमाणु नीति है वो कैसी है। ठीक है, देखिए, भारत की परमाणु नीति की हम बात कर रहे हैं, जब इतनी सारी चर्चा चली रही है दोस्तों, तो हम बातचीत कर लेते हैं किसकी? न्यूक्लियर पॉलिसी की, कि भारत अब कैसी न्यूक्लियर पॉलिसी रखता है। देखिए, भारत की
न्यूक्लियर पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका एजेंडा है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का ये मतलब है कि हम पहले कभी भी खुद से परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम पहले नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो फिर हम उसका जवाब जो है वो उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से उसने किया है। मतलब अगर कोई देश परमाणु बम का उपयोग हमारे ऊपर करता है तो फिर हम बंधे हुए नहीं हैं, हम उसका जवाब परमाणु बम से ही देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने पहले परमाणु बम चलाया हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका पहला एजेंडा है नो फर्स्ट यूज। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, हम उपयोग करने के लिए नहीं मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पहली बार उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जवाब में जरूर करेंगे। दूसरा दोस्तों, हमारा दूसरा एजेंडा है पीसफुल यूज। मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करें। शांतिपूर्ण उद्देश्य मतलब या तो हम एनर्जी बनाएं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, ऊर्जा बनाएं, या तो फिर हम चिकित्सा मेडिसिन में इसका उपयोग करें, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, जैसे कैंसर के उपचार में होता है ना, तो इसका उपयोग हो सकता है। तो हमने कहा हम ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कायम करेंगे, अच्छे कामों के लिए करेंगे, लेकिन बम भी बनाएंगे लेकिन कम बनाएंगे। तीसरा दोस्तों, हमारा उपयोग है क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। मतलब हम न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता रखते हैं। मतलब कहने की बात यह है दोस्तों कि हम परमाणु बम तो रखते हैं, लेकिन हम लगातार परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। हमने 2 बार परमाणु परीक्षण किया और हमने चेक कर लिया कि क्या हमारे पास परमाणु बम है तो है, क्या हम उनको सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं, जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार परमाणु बम बनाते रहें और पूरी दुनिया को डराते रहें, हम नहीं करते ऐसा। बस हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भाई हमें परमाणु बम बनाना आता है, हमारे पास परमाणु बम रखे हैं। ठीक है, तो हम बना नहीं रहे हैं। मतलब दोस्तों हम अधिक शस्त्रीकरण यानी कि एक्सेसिव आर्मामेंट से हम बचते हैं। और चौथा है दोस्तों निशस्त्रीकरण के समर्थन। मतलब दोस्तों हम ये कहते हैं पूरी दुनिया को कि जितने भी दुनिया वाले देशों ने एटॉमिक पावर बना ली है, हमें धीरे धीरे हमारे एटॉमिक हथियार जो है वो कम करने चाहिए और एक दिन पूरी दुनिया से परमाणु हथियार हमें हटाना है, ताकि हम बिना डर के डील कर पाए। अब आप समझ जाइए कि आपके पड़ोस में अगर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो 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 कि हथियार रखता है, अवैध हथियार है उसके पास, ठीक है, और आप एक अच्छे व्यक्ति हो, एक साधारण पढ़े हुए व्यक्ति हो, एक सिविल सिटीजन हो आप, तो आप उससे डरोगे। लेकिन अब चूंकि आप मोहल्ले में रहते हो तो आपको ना चाहते हुए भी उसके साथ डील करनी पड़ेगी, है ना, तो कितना डर का माहौल बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत अच्छे हैं, कुछ देश जो है वो बड़े बेकार किस्म के। उन बेकार देशों के पास में अगर परमाणु बम आ गया तो वो हर किसी को डराएंगे और उस डर का माहौल में फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हमारे 4 प्रमुख एजेंडे हैं भाई। ठीक है, भारत की परमाणु नीति की अगर मैं बात करूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं कि भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी है, परमाणु नीति है, वो कैसी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भारत की परमाणु नीति का हिस्सा नहीं है। देखिए, पहली है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या है दोस्तों, हम पहली बार कभी भी परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खुद से नहीं करेंगे। हाँ, हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, हम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करेंगे, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसको उपयोग करेंगे। मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग या तो एनर्जी बनाने में करेंगे या तो फिर हम इसका उपयोग मेडिसिन में करेंगे भाई। ये हमारा जो है वो कमिटमेंट है। तीसरा दोस्तों, हम न्यूनतम प्रतिरोध पर चलते हैं। हम किस पे चलते हैं? न्यूनतम प्रतिरोध पर चलते हैं। इसका मतलब है कि हम कम से कम हथियार रखना चाहते हैं, हम कम से कम हथियार रखना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है ज्यादा हथियार रखना, ये हमने कह दिया। और चौथी बातचीत जो है हमारी इसके अंतर्गत कि भाई हम निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि अकेले हम नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन्हें धीरे धीरे अपने परमाणु हथियार जो है वो कम करने चाहिए। अगर हमने बना भी लिया है तो हमें धीरे धीरे उन्हें फ्यूज कर देना चाहिए, और ऐसा एक को नहीं सभी देशों को करना चाहिए। मतलब हम कुल मिलाकर ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति के समर्थक हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सही है भाई, ये भारत की न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसी है जो हमें देखनी है। ठीक है, चलिए,
तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। अब मैं आपको एक सिंपल सी बातचीत और बताता हूँ जो कि आपके लिए काम आएगी, आपको इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने में, कि आखिरकार ये जो परमाणु ऊर्जा है इसके घटक क्या क्या है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा के घटक मतलब अगर न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। दोस्तों देखिए, परमाणु ऊर्जा के घटक की अगर मैं बात करूं तो परमाणु ऊर्जा जो है आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा में एक रासायनिक क्रिया का उपयोग किया जाता है और इस रासायनिक क्रिया को कहा जाता है विखंडन। क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है, या हम इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हम इसे कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक बड़े बड़े और भारी नाभिक पर, जब हम एक ऐसा तत्व ले लें जिसका नाभिक बहुत भारी है पर न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये जो भारी नाभिक है ये दो छोटे छोटे, ये दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है और इस दौरान भारी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो क्रिया है ये एक बार नहीं होती। जैसे एक बार ये क्रिया हो गई तो साथ में अब 3 न्यूट्रॉन और बन जाएंगे और ये 3 न्यूट्रॉन इसी के जैसे 3 भारी नाभिक पर और बमबारी कर देंगे, फिर ऐसे 9 न्यूट्रॉन बन जाएंगे और फिर वो 9 से 27 हो जाएंगे और इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। और अगर हमने समय रहते इस रिएक्शन को नहीं रोका तो ये छोटी छोटी एनर्जी इतनी बड़ी हो जाएगी कि यह विस्फोट कर देगी। तो दोस्तों जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं ना, तो हम इस अभिक्रिया को काफी नियंत्रित तरीके से करते हैं और इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है रिएक्टर। दोस्तों रिएक्टर वह जगह है जहां पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ये जो मैंने आपको ऊपर की क्रिया बताया, ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया किसके अंदर होती है? रिएक्टर के अंदर होती है। सही है। और दोस्तों ये जो रिएक्टर है ये लगा होता है पावर प्लांट के अंदर। किसके अंदर लगा होता है? पावर प्लांट। पावर प्लांट वह जगह है जहां पर रिएक्टर्स रखे होते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टर्स रखे होते हैं तो वो बन गया पावर प्लांट। तो पावर प्लांट के अंदर क्या रखे रहते हैं? रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर क्या होती है? रिएक्शन। इसके अलावा दोस्तों इसमें लगता है ईंधन। रिएक्शन किस में करवाओगे? तो ईंधन क्या क्या होता है? ईंधन मतलब हमको एक भारी नाभिक वाला तत्व चाहिए ना, तो दोस्तों ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम। और ये यूरेनियम भी कैसा होना चाहिए? यूरेनियम का 235 नंबर का समस्थानिकीय होना चाहिए। ये प्रकार है यूरेनियम का। दूसरा है दोस्तों पोलोनियम। यूरेनियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। और एक और चीज है दोस्तों थोरियम। एक और क्या है? थोरियम। दोस्तों ये ईंधन है जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो अभिक्रिया है जब एक बार हो जाती है तो ये लगातार होती रहती है और जब ये लगातार होती रहती है तो इस अभिक्रिया को रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोकोगे तो ये अनियंत्रित हो जाएगी और अगर रोक दिया तो नियंत्रित हो गई। अगर नहीं रोका, अनियंत्रित हो गई तो ये बम बन जाएगी और अगर आपने रोक लिया तो इससे हम एनर्जी बना लेंगे। दोस्तों इसे रोकने के लिए हमें पहले इस अभिक्रिया को स्लो करना पड़ता है और स्लो करने के लिए रिटार्डर मतलब कि मंदक की जरूरत पड़ती है और मंदक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं D2O मतलब भारी जल का। किसका इस्तेमाल करते हैं? भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर ग्रेफाइट की रॉड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट की छड़ का इस्तेमाल करते हैं। और इस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक का इस्तेमाल किया जाता है और नियंत्रक के तौर पे दोस्तों कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी में नियंत्रक क्या होता है? कैडमियम की रॉड होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में मंदक क्या होते हैं? मंदक होता है भारी जल और ग्रेफाइट।
न्यूक्लियर एनर्जी के ईंधन क्या होते हैं? यूरेनियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। न्यूक्लियर एनर्जी की अभिक्रिया कहां पर होती है? रिएक्टर के अंतर्गत होती है, ठीक है। और किस अभिक्रिया के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा यह जो पूरी की पूरी क्रिया है दोस्तों, वह संपन्न करवाई जाती है। तो देखिए, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ट्रीटीज के बारे में देखा है। अब जल्दी से हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, एक शॉर्ट तरीके से हम रिवीजन कर लेते हैं, एक समरी हम तैयार कर लेते हैं, और फिर हमारी इस क्लास को हम खत्म करेंगे। और फिर हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो डीआरडीओ और डिफेंस से रिलेटेड होने वाली, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बात की थी दोस्तों एनपीटी की, मतलब नॉन प्रोलिफेरेंस ट्रीटी की, भारत इसका हिस्सा नहीं। फिर हमने बात की थी दोस्तों सीटीबीटी की, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की हमने बात की थी, और भारत भी इसका हिस्सा नहीं। फिर हमने बात की थी दोस्तों किसकी? पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी की, और भारत इसका हिस्सा है, याद रखिएगा, भारत ने इस पर हस्ताक्षर करे थे। फिर दोस्तों न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत इसका सदस्य बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर हमने किया था मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड संधि, ठीक है। मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रिजीम, भारत इसका सदस्य है 2016 से। फिर हमने किया था फिसाइल मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रीटी, भारत जो है वो इसका सपोर्ट करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको दोस्तों। इसके अलावा हमने आईएईए के साथ सेफगार्ड ट्रीटी की है। फिर भारत अमेरिका के बीच में जो संधि हुई 2008 में, वो हमने की। फ्रांस के बीच में भी 2000, भारत और फ्रांस के बीच में 2008 में हमने संधि की। दोस्तों भारत और रूस के बीच में हमने संधि की है, और ये संधि कब हुई है? 2010 में। भारत और जापान के बीच में संधि कब हुई है? 2016 में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमने संधि कब की है? 2014 में ये संधि हमने की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस टॉपिक को आराम से 1 या 2 बार देखिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें फैक्ट्स काफी ज्यादा है। पर बात समझिए, अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो यहां से आने वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और हमें सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। न्यूक्लियर एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, ट्रीटीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जहां दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह भारत सरकार का वह संस्थान है जो कि डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बनाता है, ठीक है। नाम ही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों यह संस्थान हम पढ़ने वाले हैं, और अगली क्लास में अब सीधे हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और आप मोटिवेट रहिए और रिवीजन करते रहिए।